साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपीएससी 2024 और यूपीपीएससी 2024 के लिए जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, और यह जो हम लोग प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, यह विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो यूपीएससी 2024 को ध्यान में रखते जो टेस्ट सीरीज कराई जा रही है, उसी में से एक टेस्ट पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 100 प्रश्न हैं और इसके 50 प्रश्नों को हम लोग पहले पार्ट में कवर कर चुके हैं। और इस पार्ट में जो शेष बचे हुए 50 प्रश्न हैं, उनको पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। तो ये प्रश्न आपके यूपीएससी के साथ साथ यूपीपीसीएस की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें कि हाल के दिनों में प्राण पोर्टल निरंतर सुर्खियों में रहा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसके उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है। तो देखिए, इसका ए ऑप्शन पढ़िए, यह राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी की निगरानी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निर्मित एक पोर्टल है। तो यह कथन आपका सही है। देखिए, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, जिसे शॉर्ट में कहते हैं सीआरईए द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अनुसार राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी की शुरुआत से 4 वर्ष बाद विगत वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में 131 शहरों में से केवल 49 में वायु की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी भारत की पहली राष्ट्रीय नीति है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन से अधिकार और विशेषाधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, विदेशियों को नहीं प्रदान किए गए हैं। देखिए, भारतीय संविधान में कुछ ऐसे अधिकार और विशेषाधिकार का उपबंध किए गए हैं जो केवल देश के नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं, विदेशियों को नहीं प्राप्त होते हैं। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। 4 अधिकारों के बारे में बात की गई है। तो देखिए, आपका पहला, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल 15 में दिया गया। आर्टिकल 15 में तो ये केवल नागरिकों को है, विदेशियों को नहीं है। दूसरा, वाक्य एवं अव्यक्त की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने, संघ बनाने, संचरण, निवास और वृत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 19 में है, तो यह भी अधिकार केवल नागरिकों को है। तीसरा, उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीश के रूप में सेवा करने का अधिकार, सेवा करने का जो अधिकार है, ये भी आपको केवल नागरिकों को, विदेशी नागरिक ये सेवा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यदि उन्होंने भारतीय नागरिकता ली हुई है तब वो कर सकते हैं। तो ये भी आपका शामिल है। चौथा, संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार, तो यह भी केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है, विदेशी नागरिक को नहीं। तो ये सारे अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। 1 2 3 4 डी ऑप्शन। आगे चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसी विशेष दिन मतदान के समय राज्यसभा में 150 सदस्य उपस्थित होते हैं। इस स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन विधेयक जो है वो क्या होगा। देखिए, इसके लिए कम से कम 123 सदस्यों के समर्थन के बिना पारित इसे नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्यों नहीं किया जा सकता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं पहले। देखिए, संविधान में संशोधन हेतु 2 अलग अलग प्रकार के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। देखिए, सबसे पहले संविधान संशोधन विधेयक को संबंधित सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। ठीक है, कुल सदस्य संख्या के आधे सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। दूसरे, संशोधन विधेयक को सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए। संसद के दोनों सदनों द्वारा संशोधन विधेयक को अलग अलग पारित किया जाना आवश्यक है। इसके लिए संयुक्त सत्र का कोई प्रावधान नहीं होता है और प्रत्येक संविधान संशोधन विधेयक के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। देखिए, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 245 होते हैं, 245 होते हैं। अतः किसी भी संशोधन को न्यूनतम 123, ठीक है, कहा गया ना, संविधान संशोधन विधेयक को संबंधित सदन की कुल सदस्य संख्या के, तो कुल सदस्य संख्या कितनी? 245 के आधे सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। ठीक है, तो आधा कितना होगा? 123, तो 123 सदस्यों द्वारा समर्थित होना अनिवार्य है। ठीक है, भले ही मतदान के समय केवल 150 सदस्य उपस्थित हों, तो भी संशोधन विधेयक को उनमें से 123 का समर्थन मिलना अनिवार्य है। तो इसलिए डी ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है।
यहाँ पे समिति और उसके अध्यक्ष के बारे में बताया गया है। तो यहाँ बताना उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित हैं। तीन चीजें दी गई, तीन समितियां। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो ये गलत हो गया। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ पटेल थे, ना कि राजेंद्र प्रसाद, तो ये गलत है। ये उल्टा लिखा हुआ, ऐसे इस प्रकार समझिए, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। तो केवल पहला सुमेलित है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहां पर दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा या से कथन सही है। देखिए, अनुच्छेद 29 का दायरा केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है, ये कथन आपका सही है। देखिए, अनुच्छेद 29 जो है धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों के साथ साथ भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों दोनों को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है। दूसरा, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने, उनका प्रशासन करने का अधिकार है। तो यह कथन भी आपका सही है। देखिए, जो पहला कथन है इसके समर्थन में कुछ अन्य बातों को देखें। देखिए, जैसा कि कहा गया है कि अनुच्छेद 29 जो है उपबंध करता है कि भारत के किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी भाषा, विशेष भाषा, लिपि या संस्कृत हो, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। इसके अलावा राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जा जाएगा। तो पहला प्रावधान एक समूह के अधिकार की रक्षा करता है। जो हमने बात की इसमें से जो पहला प्रावधान है कि भारत के किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृत है, उसे बनाए रखने का अधिकार है, यह एक समूह के अधिकार की रक्षा करता है। जबकि जो दूसरा, राज्य द्वारा पोषित या राजनीति से सहायता प्राप्त किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है, यह प्रावधान नागरिक के व्यक्तिगत सम्मान के अधिकार की गारंटी देता है, चाहे वह किसी भी समुदाय से संबंध हो। ठीक है। तो अनुच्छेद 29 जो है वो धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों के साथ साथ भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों दोनों को संरक्षण प्रदान करता है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने माना है कि इस अनुच्छेद का दायरा अनिवार्य रूप से केवल अल्पसंख्यक वर्गों तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि आमतौर पर माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस अनुच्छेद में नागरिकों के अनुभाग पद का उपयोग किया गया है, जिसमें अल्पसंख्यक के साथ साथ बहुसंख्यक वर्ग भी शामिल हैं। तो इसलिए यह पहला वाला कथन आपका सही है। ठीक है, तो यहां पर दो के दोनों कथन सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 क्या है? नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता खोने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर यहां पर विचार करना है। दो कथन दिए गए, बताना इनमें से कौन सा या से सही है। तो पहला देखिए, जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता त्याग देता है तो उस व्यक्ति की प्रत्येक अवयस्क संतान की भी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। यह कथन सही है। दूसरा, जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। यह कथन भी सही है। दो के दोनों यहां पर सही हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, जो किसी व्यक्ति के अल्पवयस्क बच्चे हैं, जब ये वयस्क हो जाएंगे तो ये भारतीय नागरिकता मतलब ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहां पर आपके दो कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा या से कथन सही है। देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग की बात कर रहे हैं। यह केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। यह कथन सही है। यदि किसी मामले की जांच पहले से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा की जा रही हो तो राज्य मानवाधिकार आयोग उस मामले की जांच नहीं करता। दो के दोनों कथन यहां पर सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है। तीन कथन यहां पर दिए गए हैं। तो देखिए, पहला, इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। सही है, यह कथन सही है। इनका पद राज्य मंत्री के समकक्ष होता है। इनका पद जो है वो राज्य मंत्री के समकक्ष होता है, नहीं, राज्य मंत्री के नहीं होता है, बल्कि इनका पद कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है, इसलिए दूसरा गलत हो गया। तीसरा, वह क्षेत्रीय परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। नहीं, या क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता है। ठीक है, तो ये कथन आपका गलत है।
तो यहाँ पर आपका पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है, इसलिए आपका यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो क्षेत्रीय परिषद है इनकी बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं या उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली के संदर्भ में, अध्यक्षीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो 3 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन से सही है। पहला, राष्ट्रपति सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है अध्यक्षीय प्रणाली में, जैसे कि आपका अमेरिका में आप देख सकते हैं, सही है। राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, बिल्कुल नहीं होता है। राष्ट्रपति जो है वो विधायिका के प्रति, मतलब कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। तो यहां पर पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली का अनुसरण करता है, सही है। तो पहला और तीसरा सही है, इसलिए सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। भारत में मोटे अनाज के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा या से कथन सही है। तो आप यहाँ पे देखें, पहला, गेहूं और धान की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर इनकी प्रति हेक्टेयर पैदावार कम है। ये कथन आपका सही है, ये कथन सही है। देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, भारत में राष्ट्रीय औसत प्रति हेक्टेयर उपज ज्वार के लिए लगभग 1 टन है, बाजरा के लिए 1.5 टन है और रागी के लिए 1.7 टन है। जबकि गेहूं की बात करेंगे तो वो 3.5 टन है और धान के लिए 4 टन है। तो इसलिए पहला कथन आपका जो है वो सही हो जाता है। दूसरा, पिछले 2 दशकों के दौरान भारत में इनका उत्पादन कम हुआ है। 2 दशकों के दौरान, देखिए वर्ष 2003-4 और 2021-22 के बीच ये देखें तो भारत का मोटे अनाजों का उत्पादन वास्तव में 21.32 मिलियन टन से घट करके 15.92 मिलियन टन हो गया। तो दो के दोनों कथन यहां पर सही हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, मिलेट ईयर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 61 क्या है? भारतीय मानक ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 कथन यहां पर दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। यह भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। यह कथन सही है, यह कथन आपका सही है पूरी तरीके से। ठीक है। दूसरा, यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत विनियमित है। यह भी कथन आपका सही है। 2 के दोनों कथन यहां पर सही है, इसलिए सी ऑप्शन। देखिए, अभी हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया, 76वां स्थापना दिवस मनाया है, इसलिए यह प्रश्न बना है। आगे चलते हैं। अगला है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अर्थात NIA संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर 2 कथन दिए गए, बताना है इनमें से कौन सा या से कथन सही है। तो देखिए, इस अधिनियम के प्रावधान भारत या विदेश में किए गए उन अनुसूचित अपराधों पर लागू होते हैं जो भारत के हितों को प्रभावित करते हैं। ये आपका सही है। दूसरा, यह NIA अधिनियम के तहत शामिल अपराधों की सुनवाई करने के लिए राज्य उच्च न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित करता है। नहीं, ये सही नहीं। देखिए, इसमें प्रावधान किया गया केंद्र सरकार और राज्य सरकारें NIA अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई करने के लिए सत्र न्यायालयों को, ठीक है, उच्च न्यायालयों को नहीं बल्कि सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित कर सकती हैं। तो इसलिए पहला कथन सही, दूसरा गलत है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है? संघीय विशेषता है, तो हमें संघीय विशेषताओं को देखना है, इसमें से कौन सी संघीय विशेषता है। तो देखिए, द्वैध शासन पद्धति ये संघीय विशेषता है। एकीकृत न्यायपालिका ये केंद्रीकृत व्यवस्था, ये विशेषता है, ठीक है, ना कि संघीय विशेषता है। वहीं तीसरा द्विसदनीय व्यवस्था, ये आपका संघीय व्यवस्था में आएगा। लिखित संविधान, ये भी संघीय व्यवस्था में आएगा। तो 1, 3, 4 सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत में अपनाए गए चुनाव के तरीकों के संदर्भ में फर्स्ट पास्ट टू पोस्ट सिस्टम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, 2 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा या से सही है। ठीक है, तो देखिए, पहला, भारतीय संविधान ने लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पद्धति निर्धारित की है। ये कथन सही नहीं है। देखिए क्यों? क्योंकि संविधान में देखिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है, जो सबसे आगे वही जीते, भले वो 1 वोट से ही ज्यादा हो वो जीत जाएगा। ठीक है,
संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के मामले में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है। हालांकि लोकसभा के मामले में ऐसी किसी प्रणाली को प्राथमिकता नहीं दी गई है। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम को अपनाया गया है। इसलिए पहला कथन सही नहीं, क्योंकि राज्यसभा में इसको नहीं अपनाया गया है। दूसरा, इस प्रणाली में उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए 50% से अधिक मत प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इस प्रणाली में बहुमत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाता है। निर्वाचित होने के लिए कुल मतों का 50% प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी होती है। भले ही एक वोट अपने विपक्षी से पाया हो, वो जीत जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो के दोनों कथन क्या हैं? गलत हैं, इसलिए डी ऑप्शन। निम्नलिखित अधिनियमों में किन्हें नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए अधिनियमित किया गया है? किन्हें किया गया है? तो यहाँ पर 4 चीजों के बारे में बात किया गया है। तो देखिए, नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए 1950 से ही केंद्र और राज्यों में उत्तरवर्ती सरकारों ने कई अधिनियम बनाए, जैसे कि बोनस संदाय अधिनियम 1965, ठेका श्रम विनियमन और उत्पादन अधिनियम 1970, बंधित श्रम पद्धति उत्पादन अधिनियम 1976, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। ये सभी के सभी आएंगे। तो डी ऑप्शन 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं? कौन से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं? तो देखिए कौन से होते हैं। यहाँ पर 4 चीजें, यहाँ पर 5 चीजों के बारे में बात की है। कौन कौन से हैं ये बताना है। देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पदेन सदस्यों के बारे में बात की गई है। तो इसमें देखिए, पूर्णकालिक सदस्यों के अलावा जो होते हैं 7, कितने होते हैं? 7 पदेन सदस्य होते हैं। कौन कौन से? इसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष होते हैं। दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त ये भी शामिल होते हैं, परंतु इसमें भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी शामिल नहीं होते हैं। तो 1, 3, 4, 5 डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं और बताना उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन जो है वो सही है। तो देखिए, पहला कथन है, जो आपका वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, यह सतह से हवा में मार करने वाली पोर्टेबल मिसाइल है। यह कथन आपका सही है, यह कथन आपका सही है। दूसरा, इसे रक्षा समझौते के तहत इजराइल से खरीदा जा रहा है। नहीं, यह कथन आपका सही नहीं है। दूसरा कथन आपका गलत है। ठीक है, देखिए, यह जो मिसाइल है आपका वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, यह मिसाइल प्रणाली एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमरत द्वारा डीआरडीओ की अन्य प्रयोगशालाओं तथा भारतीय औद्योगिक भागीदारों के सहयोग से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। मतलब डीआरडीओ ने इसे स्वदेशी रूप से बनाया है, ना कि इजराइल से खरीदा जा रहा है। इसलिए यह कथन दूसरा गलत है, पहला सही है। ठीक है, इसे यह सतह से हवा मार करने वाली हल्की और पोर्टेबल मिसाइल है। तो ध्यान रखिएगा इसको, पहला सही दूसरा गलत, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीवीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन यहां पर दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा सही है। पहला, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय है, यह कथन आपका सही है। देखिए, 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस उद्देश्य के लिए संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 बी जो है वो जोड़ा गया। ठीक है, तो वर्तमान में आयोग जो है एक वैधानिक नहीं बल्कि संवैधानिक निकाय है। दूसरे शब्दों में कहें तो नए ये जो आयोग है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संवैधानिक स्थिति राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समान हो गई है। आगे बढ़ते हैं, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को प्राप्त असाधारण शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहां पर 3 शक्तियां बताई गई हैं, इनमें से कौन सा सही है ये बताना। देखिए, राष्ट्रपति शासन के दौरान
देखिए, वह राज्य सरकार के कार्यों और राज्यपाल या राज्य में किसी अन्य कार्यकारी प्राधिकारी की शक्तियों को ग्रहण कर सकता है। राष्ट्रपति बिल्कुल सही है। वह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा, ये भी सही है। वह संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में निहित शक्तियों को स्वयं ग्रहण कर सकता है, उनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है। तीसरा वाला, ये बिल्कुल हस्तक्षेप यहाँ पर नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति शासन के दौरान भी संबंधित उच्च न्यायालय के संवैधानिक स्थित स्तर, शक्तियां और कार्य पूर्ववत बने रहते हैं, ठीक है। तो पहला और दूसरा ही यहाँ पे सही है, इसलिए बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, 3 कथन दिए गए, बताना इनमें से कौन से कथन जो है वो सही है, कौन सा कथन सही है वो बताना। देखिए, ये बॉन्ड 5 वर्ष और 10 वर्ष की परिपक्वता अवधि के साथ जारी किए जाते हैं, ये कथन आपका सही है। दूसरा, इनका द्वितीयक बाजार में व्यापार किया जाता है, सेकेंडरी मार्केट में, बिल्कुल किया जाता है। तीसरा, अभी तक अनिवासी भारतीयों को इनमें निवेश करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है, ये कथन आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, अनिवासी भारतीयों को भी इसमें निवेश करने की अनुमति प्रदान की गई है। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन जो है वो सही है। यहाँ पे 3 कथन दिए गए, बताना है कौन सा या से कथन सही है। पहला देखिए, संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अहर्ता निर्धारित नहीं की गई है, ये कथन सही है। इसमें उसकी विधिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक, न्यायिक अहर्ता जो है वो निर्धारित नहीं की गई है, ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत निर्वाचन आयोग को लोकसभा और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचनों के संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई है। तो पहला कथन आपका सही। दूसरा, संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को निर्दिष्ट किया गया है, नहीं, इसे निर्दिष्ट नहीं किया गया है, ठीक है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा, संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है, ये सही है। तो पहला और तीसरा सही है, इसलिए डी ऑप्शन 1 और 3। आगे चलते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोकायुक्त पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 कथन दिए गए हैं, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है ये बताना है। देखिए, लोकायुक्त पद का गठन सर्वप्रथम 1971 में महाराष्ट्र में हुआ था, सही है। लोकायुक्त जो है भारतीय संसदीय ओम्बड्समैन है, ठीक है। तो सर्वप्रथम 1971 में महाराष्ट्र में हुआ था, यह कथन आपका सही है। हालांकि उड़ीसा में इस संबंध में अधिनियम 1970 में पारित हुआ था, परंतु उसे 1983 में लागू किया गया था। तो यदि संविधान ये अधिनियम लाने की बात करेंगे तो उड़ीसा नंबर 1 पर था, परंतु लोकायुक्त पद का गठन जो 1971 में महाराष्ट्र में पहले होता है, तो पहला सही है। दूसरा, किसी राज्य के लोकायुक्त की नियुक्ति सदैव संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, ये कथन आपका सही नहीं है, ठीक है। देखिए, लोकायुक्त व उप लोकायुक्त की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति के दौरान अधिकांश राज्यों में एक राज्य से दूसरे राज्य में इसमें भिन्न होता है। राज्यपाल निम्न से परामर्श करता है, किससे? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता से, विधानसभा अध्यक्ष से, ये वैकल्पिक है। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष से सलाह लेना वैकल्पिक है। यदि राज्य विधान परिषदें हैं तो विधान परिषद के सभापति और विधान परिषद के विपक्ष के नेता से भी परामर्श किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर पहला सही है और दूसरा गलत है। तीसरा, लोकायुक्त द्वारा की गई सिफारिशें मात्र सलाहकारी प्रकृति की होती हैं और वह राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं, तो ये तीसरा सही है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा है या से कथन सही है। पहला देखिए, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट होता है। कौन होता है? जिला मजिस्ट्रेट होता है। और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। देखिए, प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले के लिए एक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का गठन किया जाना चाहिए। अगला है 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या से संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है? तो यहां पर 3 संशोधनों के बारे में बात की गई है, तो बताना है कौन सा इसमें से 368 की सीमा के बाहर है। पहला, राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति, और दूसरा, संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन।
ये इसकी सीमा से बाहर है। राष्ट्रपति का निर्वाचन इसकी सीमा के तहत आता है। ठीक है, 368 के तहत आता है। तो 1 एंड 2। यहां पर ध्यान रखिएगा, संविधान के वे उपबंध जो राज्य व्यवस्था के संघीय ढांचे से संबंधित हैं उन्हें संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, तथा इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आधे राज्य विधानमंडलों में साधारण बहुमत के माध्यम से उनको मंजूरी मिले, जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रियाएं। अगला है 75 नंबर क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 चीजें दी गई हैं, हमें इन पर विचार करके बताना है कौन सा या से सही है। तो देखिए, पहला, प्रांतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थी, ये कथन आपका सही है। दूसरा, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था, ये भी सही है। तीसरा, संविधान के निर्वाचन का आयोजन स्वतंत्रता के बाद किया गया था, संविधान सभा के निर्वाचन का आयोजन स्वतंत्रता के बाद किया गया था, नहीं, ये कथन आपका सही नहीं है। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में एम एन रॉय ने प्रस्तुत किया था। वह भारत में साम्यवादी आंदोलन के प्रणेता भी थे। ठीक है, और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। और 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किन भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 14 भाषाएं थीं और अब 22 भाषाएं हो गई हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन सी भाषाएं हैं। इसमें आपका बोडो है, नेपाली है, उर्दू है, सांथाली है। ठीक है, उर्दू सांथाली है, परंतु अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। तो 1 3 4 5 बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपकरण और उसके विवरण के संबंध में कौन से सही हैं? यहाँ पे 3 चीजें दी गई हैं। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है, तो ये बताना है। देखिए, थोड़ा सा समझ लेते हैं इस प्रश्न पे आने के पहले। लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 उपकरण होते हैं। परिपरीक्षा की अंग्रेजी होती है रेफरेंडम, और दूसरा होता है पहल अर्थात इनिशिएटिव। तीसरा होता है प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना अर्थात रिकॉल, और चौथा होता है जनमत संग्रह। ठीक है, जनमत संग्रह। तो यहां पर इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, परिपरीक्षा क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसके जरिए सीधे मतदान द्वारा विधायी व्यवस्था निर्धारित होती है, ये आपका सही है। दूसरा, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना, रिकॉल, एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा लोक महत्व के किसी मुद्दे पर लोगों की राय ली जाती है, ये प्रत्यावर्तन नहीं होता है। ठीक है, प्रत्यावर्तन क्या होता है? ऐसा तरीका जिसके जरिए मतदाता प्रतिनिधि को हटा सकते हैं। ये जो यहाँ पे लिखा गया है, एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा मतदाता किसी प्रतिनिधि को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटा सकते हैं, वह प्रत्यावर्तन होता है। और जनमत संग्रह क्या होता है? ऐसा तरीका जिसके द्वारा लोक महत्व के किसी मुद्दे पर लोगों की राय ली जाती है। तो यहाँ पर केवल पहला सुमेलित है और बाकी 2-3 सुमेलित नहीं है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा या से कथन जो है वो सही है। तो देखिए, अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है, नहीं। अनुच्छेद 1 में वर्णित किया गया कि इंडिया राज्यों को संघ के रूप में नहीं, भारत को राज्यों के संघ के रूप में नहीं, बल्कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। तो यहां पर पहला कथन सही नहीं है। दूसरा, वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, यह सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। तीसरा क्या है? राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनके क्षेत्र विस्तार का उल्लेख संविधान की 3री अनुसूची में किया गया है, तो नहीं। देखिए, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, उनके क्षेत्र विस्तार का उल्लेख संविधान की 1ली अनुसूची में किया गया है, न कि 3री में।
तो इसलिए पहला जो है, पहला भी गलत है, तीसरा भी गलत है, केवल दूसरा सही है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। ग्रे हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा या से कथन जो है वो सही है। तो देखिए, पहला जो कथन दिया गया है इसमें कि यह स्टीम रिफॉर्मिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से प्राकृतिक गैस या मीथन से उत्पन्न होता है आपका ग्रे हाइड्रोजन। तो ये कथन आपका सही है। दूसरा कथन है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर उत्पन्न होने वाले विशिष्ट ग्रे धुएं के कारण इसे ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है। ये कथन आपका सही नहीं है, गलत है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का दहन करने पर केवल जल उत्पन्न होता है और उत्पादन की प्रक्रिया के आधार पर इसे ग्रे हाइड्रोजन नाम दिया गया है, ना कि दहन के उपरांत शेष उप उत्पादों अर्थात बाई प्रोडक्ट के आधार पर। तो यहाँ पर पहला कथन सही है, दूसरा वाला गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से पृथक कर दिया और प्रांतीय विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया? तो किसने? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से ऐसा किया गया कि पहली बार केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से पृथक किया गया और प्रांतीय विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया गया। अगला है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर आपके दो कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा या से कथन सही है। तो देखिए, पहला, यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 के तहत शामिल अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों के लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने के लिए एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना है। तो ये कथन आपका सही है। दूसरा है, लाभार्थियों को रियायती कीमतों पर खाद्यान्न भी प्राप्त होगा। ये कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, ये कथन आपका सही नहीं है। देखिए, क्योंकि सरकार ने रियायती कीमतों को समाप्त कर दिया तथा सरकार 1 वर्ष के लिए निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। हालांकि 5 किलो खाद्यान्न की अतिरिक्त मात्रा प्रदान नहीं की जाएगी, इसलिए पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। तो आपका ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है। अगला है, 82 नंबर क्वेश्चन है। राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहां पर आपके 3 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा या से कथन सही है। तो देखिए, पहला कथन है, संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निर्धारित किया गया नहीं, ये राज्यपाल के प्रसादोपरांत कार्य करते हैं, तो निर्धारित नहीं है। तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा, वह अपने पद पर राज्य के राज्यपाल के प्रसादोपरांत बना रहता है, ये सही है। तीसरा, उसे वह सभी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त हैं जो राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य के लिए उपलब्ध हैं। तो ये कथन भी सही है, दूसरा तीसरा सही, इसलिए बी ऑप्शन। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्य अधिवक्ता की व्यवस्था की गई है, राज्य में महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। आगे बात करते हैं, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI सुर्खियों में था। FSSAI निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो यह जो है आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करता है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मूल संरचना का सिद्धांत 24 अप्रैल 1973 के बाद अधिनियमित संवैधानिक संशोधनों पर लागू होगा? ये कहा गया आपका वामन राव वाद, जो आपका 1981 का था इसमें। तो वामन राव वाद 1981 में उच्चतम न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत को मानते हुए यह स्पष्ट किया कि यह 24 अप्रैल 1973 के बाद अधिनियमित संवैधानिक संशोधनों पर लागू होगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहां पर आपके दो कथन दिए गए हैं और बताना है इनमें से कौन सा या से सही है सामूहिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में। तो देखिए, पहला जो इसमें है कि देखिए, यह एक न्यायिक नवाचार है और संवैधानिक प्रावधानों के तहत स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख नहीं किया गया है। सामूहिक उत्तरदायित्व, देखिए, सामूहिक उत्तरदायित्व वह अवधारणा है जिसके अंतर्गत सरकार के व्यक्तिगत सदस्यों अर्थात मंत्रियों को सरकार के कार्यों और निर्णयों के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है। तो पहला कथन आपका गलत है। दूसरा, इसका अर्थ है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होगी, संसद के प्रति नहीं बल्कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद देखिए 75(3) में उपबंधित किया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी और अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि केंद्र में सामूहिक उत्तरदायित्व से संबंधित, मतलब 75(3) जो है वो केंद्र में सामूहिक उत्तरदायित्व से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद
64 राज्य सरकारों से संबंधित है। तो इस प्रकार से पहला और दूसरा दोनों कथन जो है वो क्या है, गलत है। तो डी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से किन देशों की सरकार की संघीय व्यवस्थाएं हैं? किन देशों की सरकारों की संघीय व्यवस्थाएं हैं? तो यहाँ पे 4 के बारे में दी गई है। तो आप यहाँ पे देखें, भारत में संघीय व्यवस्था है, भारत में संघीय व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त यूनाइटेड किंगडम में जो है आपकी संघीय व्यवस्था नहीं है। ब्राजील में है, मैक्सिको में है। तो 134 भारत में है, ब्राजील में है, मैक्सिको में संघीय व्यवस्थाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। संविधान की प्रारूप समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं और बताना है इनमें से कौन सा या से जो है वो सही है। देखिए, इसका गठन स्वतंत्रता के बाद हुआ, प्रारूप समिति का, चूंकि स्वतंत्रता जो मिलती है वो 15 अगस्त 1947 को, और इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। 29 अगस्त 1947 को तो स्वतंत्रता के बाद हुआ, ये सही है। एन गोपाल स्वामी अयंगर इसकी समिति के अध्यक्ष थे नहीं, इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ठीक है, और एन गोपाल स्वामी अयंगर इसके सदस्य थे। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम DILRMP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा या से सही है। पहला, यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना है या योजना, सही है। इसका उद्देश्य भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण करना है। ये 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2। अगला है, केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं और बताना इनमें से कौन सा या से सही कथन है। तो देखिए, इसकी स्थापना भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु गठित राजमन्नार आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी, नहीं, संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, सतर्कता आयुक्त केंद्र या राज्य सरकार के तहत किसी भी पद के लिए अहर्क नहीं होते हैं, यह कथन आपका सही है। तीसरा, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें मुख्य चुनाव आयुक्त के समान होती हैं, ये सही नहीं, ये UPSC के अध्यक्ष के समान होती हैं, ठीक है, UPSC के अध्यक्ष के समान होती हैं, तो ये गलत है। तो केवल यहाँ दूसरा कथन सही, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। पहला, वस्तु एवं सेवा कर परिषद एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, ये कथन आपका सही है, क्योंकि इसका उल्लेख जो है 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद जो एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 279A, इसमें किया गया है। दूसरा, केंद्रीय राजस्व सचिव इस परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करते हैं। तो 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही है, ठीक है। इसका सचिव कौन होता है? केंद्रीय राजस्व सचिव इस परिषद के पदेन सचिव होते हैं। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, 2 कथन, इनमें से बताना है कौन सा या से सही है। पहला, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सांविधिक निकाय है, सही है, क्योंकि इसका गठन जो है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। दूसरा, यह बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है और बाल अधिकारों के हनन एवं उल्लंघन संबंधित मामलों का स्वतः संज्ञान लेता है। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो गया। अगला है, केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला, केंद्रीय सूचना आयोग एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत की गई थी, यह कथन सही है। दूसरा, आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं, ये 2 के दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। DPSP अर्थात राज्य नीति निषेध तत्व के तहत जो प्रावधान है और उनसे संबंधित अनुच्छेद, बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। तो 3 है, तीनों में से बताना है कौन सा सही सुमेलित है। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, कुटीर उद्योगों को जो प्रोत्साहन है ये आर्टिकल 40 में नहीं है बल्कि 43 में है, तो गलत हो गया। गोवध पर रोक ये आपका 47 में नहीं है बल्कि 48 पर है। 48 में गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाना और उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन देना अनुच्छेद 48 में है। तीसरा, वनों और वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 से, ये सही है, तो केवल तीसरा वाला सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो गया। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 94 क्या है? भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर 3 चीजें दी गई हैं, बताना है उपयुक्त में से कौन सा या से कथन जो है
वो सही हैं। पहला, संविधान की प्रस्तावना के बारे में देखिए, यह 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान का हिस्सा नहीं थी। ये कथन आपका गलत है क्योंकि ये उसका हिस्सा थी। मूल रूप से 1949 में संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भागों में विभाजित और 8 अनुसूचियां शामिल थी। तो पहला कथन आपका गलत है। दूसरा, यह न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को संविधान के उद्देश्यों के रूप में निर्दिष्ट करती है। ये कथन आपका सही है। तीसरा, इसे पहली बार 1960 में बेरूवारी संघवाद में संविधान के अंग के रूप में मान्यता दी गई थी। ये कथन आपका सही नहीं है। ये कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया था, इस केस में कहा गया था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो इसमें इसमें नहीं दिया गया था, इसमें इसको मान्यता नहीं दी गई थी। तो पहला तीसरा गलत है, दूसरा सही है, बी ऑप्शन। अगला है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नालंदा महाविहार में दानात्मक वर्तानुष्ठित स्तूपों की खोज की है। इस संदर्भ में नालंदा महाविहार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। पहला, वैनसांग और इत्सिंग दोनों ने इसका दौरा किया था। ये कथन सही है। वैनसांग और इत्सिंग दोनों ने किया था। वैनसांग ने हर्षवर्धन के समय में किया था। ठीक है। दूसरा, इसे गुप्त और पाल दोनों राजवंशों का संरक्षण प्राप्त था। ये भी सही है। यह यूनेस्को की एक विश्व धरोहर स्थल है। ये भी सही है। 3 के तीनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A जो है मूल कर्तव्यों से संबंधित उपबंध करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन पर प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पर 4 चीजों के बारे में बात की गई है। तो देखिए, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन पर प्रभाव पड़ता है। तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 का, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967, इन सभी का पड़ता है आपके मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन पर प्रभाव। तो 1 2 3 4 डी ऑप्शन। अगला है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा या से सही है। पहला, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये कथन सही है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत। ठीक। दूसरा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती तथा उनके वेतन, भत्ते और अन्य अनुलाभ भी समान होते हैं। ये भी कथन सही है। तीसरा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता नहीं, ये अपने प्रसाद पर्यंत नहीं रहते हैं। ठीक है, बल्कि एक इनकी क्या होती है, एक अवधि तक ही ये अपने पद पर रह सकते हैं। तो तीसरा वाला गलत है, तो पहला दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला है 98 नंबर, ऐप आधारित भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा या से सही है। देखिए, पहला जो है, यूपीआई लाइट भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा प्रदान की गई एक ऑनलाइन डिवाइस वॉलेट सुविधा है जो उपयोगकर्ताओं को 1000 रुपये तक के कम मूल्य के ऑफलाइन भुगतान करने की अनुमति देता है। नहीं, ये कथन गलत है, क्योंकि ये 2000 रुपये तक, ये 2000 रुपये तक के, सॉरी 2000 नहीं, 200 रुपये तक। ठीक है, 200 रुपये। देखिए, यूपीआई लाइट भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा प्रदान की गई ऑन डिवाइस वॉलेट सुविधा है जो उपयोगकर्ताओं को कम मूल्य के ऑफलाइन भुगतान, मतलब 200 रुपये तक करने की अनुमति देता है, इसलिए गलत हो गया पहला। दूसरा, एनआरई अनिवासी वाही खाते वाले सभी अनिवासी भारतीय अपने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों से यूपीआई प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, नहीं, एनपीसीआई ने 10 देशों में एनआरई अनिवासी वाही खाते या एनआरओ अनिवासी साधारण खातों वाले अनिवासी भारतीयों को अपने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों से यूपीआई प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की अनुमति दी है। सभी अनिवासी भारतीयों को नहीं दिया गया है। ठीक है, तो 2 के दोनों कथन यहाँ पर क्या है, गलत है, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 99 नंबर क्वेश्चन, राज्य की नीति निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं क्योंकि। तो इसके संबंध में 3 कथन दिए गए हैं, बताना है क्यों। तो देखिए, पहला, ये आम राजनीतिक घोषणा पत्र की तरह होते हैं, सही है। ये घरेलू और विदेशी नीतियों में स्थायित्व और निरंतरता बनाए रखते हैं, ये भी सही है। ये भारतीय संघ में सभी प्राधिकरणों के लिए अनुदेश पत्र के रूप में कार्य करते हैं, ये भी सही है। तो 3 के तीनों यहाँ पर सही है, तो 1 2 3 डी ऑप्शन। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित किया गया है। इस संदर्भ में संविधान निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किनसे प्रेरणा ली है, किनसे प्रेरणा प्राप्त की है। तो देखिए, आयरलैंड के संविधान से,
भारत सरकार अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेश पत्र से, गांधीवादी विचारधारा से, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से, इन सभी से प्रेरणा ली है, इसलिए 1 2 3 4 डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।